नमस्ते। नमस्कार। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से मैं डॉक्टर मितेश कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक रहेगा वो है हेड नेक कैंसर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड इट्स मैनेजमेंट। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेड नेक यूनिट को लीड कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। 2 दशकों से अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर से ये 10,000 से भी ज़्यादा कैंसर से जुड़े ऑपरेशन कर चुके हैं और इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे इनके काफ़ी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और कई अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम उसका जवाब जो है कार्यक्रम के दौरान या अंत में हम देते जाएंगे। तो मैं बिना डिले किए सवाल पूछना शुरू करता हूं सर से। सर, पहला क्वेश्चन ये है दर्शकों के लिए कि हेड एंड नेक कैंसर क्या है और इसके होने के क्या कारण हैं? मुंह और गले का कैंसर जनरली हमारे मुंह के अंदर कभी किसी में छाला आ जाना, जीभ के अंदर छाला आ जाना, गाल में छाला आ जाना, तालू के ऊपर या जबड़े के ऊपर कोई छाला आ जाना या गर्दन में गिल्टी का हो जाना, ये हमारे इसके मुंह और गले के कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण जनरली हमारी जो आदतें होती हैं कि गुटखा खाना, खैनी खाना, दारू है, अल्कोहल वगैरह हम जो लेते हैं, स्मोकिंग है, और जो चीज़ें हम ये खैनी वगैरह खाते हैं उसको चबा के हम रात को बगैर मुंह धोए ही सो जाते हैं। तो ये इसके कण लगातार हमारे मुंह की झिल्ली को इरिटेट करते रहते हैं और आगे चलकर वो कैंसर का रूप या छाले का रूप ले लेता है। तो इसका मतलब कि तंबाकू और शराब से परहेज रखना जी, चाहिए जी, अगर बचना है जी, हेड एंड नेक कैंसर से। जी। तो अब ये इसके लिए क्या कोई उम्र फिक्स है या हर उम्र के नहीं, लोगों ये को हो किसी सकता भी है? उम्र में हो सकता है। और आजकल हम हमारे अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो गुटखा खाने की आदत, चूंकि माता पिता गाँव के अंदर सभी काम पे जाते हैं तो बच्चे भी उनके साथ काम पे जाते हैं और वहीं पर ही वो अपने पेरेंट्स को देखते हुए, माता पिता को देखते हुए गुटखा खैनी वगैरह शुरू कर देते हैं खाना। तो जो देखने में आया है, जो अर्लीस्ट एज जो देखने में आई है कि 9 साल या 7 साल की उम्र से बच्चा खैनी या गुटखा खाना शुरू कर देता है आज के परिवेश में। तो समय बीतते बीतते 8 से 10 साल के बाद उसका मुंह बंद होने लग जाता है। मुंह की जो गाल की झिल्ली होती है वो पूरी सफ़ेद पड़ जाती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसका मतलब कि अगर इसकी पहचान करनी हो तो मुंह में सफेदी का आना या छाला बन जाना इसकी एक पहचान होती है, गर्दन में गांठ आना। जी जी। ठीक है। तो क्या इसका उपचार संभव है? जी हाँ, मुंह और गले के कैंसर का उपचार संभव है और इसका स्टेज के हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। कैंसर में इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी स्टेज। पहली स्टेज में करीबन 90% लोग जो आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी स्टेज में करीबन 65-70% लोग ठीक हो जाते हैं। थर्ड स्टेज पे अगर पेशेंट आता है तो करीबन 40-45% लोग ठीक होते हैं। और फोर्थ स्टेज वाले भी ऐसा नहीं कि नहीं ठीक हो सकते, वो भी करीबन 15 से 20%, 25% लोग होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकते हैं। तो मतलब चौथी स्टेज के लोग भी जो है वो इलाज करवा के सही होने का पूरा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। तो उपचार से जुड़ा कोई ऐसी मिथ है जो कि आप जानकारी देना चाहें बायोप्सी को लेके या उपचार को लेके? उपचार के अंदर जो मरीज हमारे पास शुरुआत में आते हैं, जिन्होंने पहले कहीं नहीं दिखाया हुआ होता, वो आते ही उनका प्रश्न ये होता है कि साहब बायोप्सी तो नहीं कराएंगे, बाकी कोई भी जांच करा लो, कि बायोप्सी कराने से मरीज का मर्ज बढ़ जाएगा, बीमारी फैल जाएगी और दूसरे ऑर्गन्स में चली जाएगी, मरीज जिंदा नहीं रहेगा। इस तरह के काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं, लेकिन ये सारे मिथ्स ही हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है और इस तरह का कभी कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। क्योंकि कैंसर का जो इलाज होता है बगैर बायोप्सी के संभव ही नहीं होता। जब तक हमारे पास उसका कोई रिपोर्ट नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी, हम ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। तो बायोप्सी जरूरी है और बायोप्सी से बीमारी फैलती नहीं है, ये है। मैसेज आज सर से मिल रहा है हमें। इस रोग से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वही, हमें आज जो आते हैं हमारी जो, एक तो मुंह की हाइजीन अपने को मेंटेन रखनी होती है। मुंह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले अपने को ब्रश वगैरह करके मुंह का अच्छे तरह से सफाई करें। दांतों की हाइजीन, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहें कि अगर कोई दांत शार्प है, तीखी
नुकीला हो गया है तो उसकी हम ग्राइंडिंग वगैरह करा दें जिससे कि वो गाल पे टच नहीं हो और अल्सर नहीं बने। बीच में अगर कोई मुंह में सफ़ेद चटता है या कोई अल्सर आ गया है तो उसका ये इंतज़ार नहीं करें कि अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो अगर कोई भी छोटी सी चीज़ अपने को एबनॉर्मल लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी हम अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ पाते हैं और उसका सही उपचार भी संभव तभी हो पाता है। तो एक अगला क्वेश्चन, सर्जरी के बाद जो है अगर अपन जो डिफेक्ट आ जाता है मुंह के अंदर तो क्या उसको अपन रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं प्रॉपरली? हाँ, जैसे मुंह के अंदर जो अपने ऑर्गन हैं जैसे जबान है, कई बार हमको जबान का कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है और कई बार आगे की जबान पूरी निकालनी पड़ती है। तो ऐसे केस में हमारे अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो जबान का रिकंस्ट्रक्शन या दोबारा बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। हम हाथ से जो हमारी ये चमड़ी होती है फोर आर्म की उसको लेकर या पैर की चमड़ी को लेकर या यहाँ से चमड़ी को लेकर हम दूसरी जबान बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाथ से, जांघ से, छाती से या पाँव से हड्डी मांसपेशियां लेके अपन कभी दोबारा हमें से चेहरा बना सकते हाँ, हैं। जबड़ा कभी हमें निकालना पड़ता है तो पाँव से हड्डी लेके एक्स्ट्रा हड्डी और स्किन लेके हम नया जॉर का निर्माण कर सकते हैं। तो अब सर्जरी के बाद पेशेंट को काफी तकलीफ आती है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने ऑपरेशन कर दिया अब पेशेंट अपनी नॉर्मल क्रियाएं कैसे करे। तो पेशेंट को रेगुलर अगर मुंह की ऑपरेशन हुआ है तो उसको रेगुलर एक जॉ एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवानी होती हैं जिससे उसकी माउथ ओपनिंग पूरी रहे। कम से कम 2 से ढाई फिंगर या 3 फिंगर माउथ ओपनिंग बनी रहती है तो वो खाना अच्छे से खा पाता है, आवाज़ अच्छे से आ पाती है, बोल अच्छे से पाता है। और अगर स्वर यंत्र की सर्जरी हो तो क्या अपन बाद में पेशेंट को? स्वर यंत्र की सर्जरी के बाद में हमारे पास 2 तकनीक होती हैं जिससे हम उसको आवाज़ को वापस ला सकते हैं। एक हम ऑपरेशन के दौरान या बाद में खाने की नली और आवाज़ की और सांस की नली के बीच में एक यंत्र होता है जिसको हम टीईपी बोलते हैं, उस टीईपी को फिक्स कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस जब पेशेंट करने लगता है, बोलने की प्रैक्टिस करता है तो आवाज़ धीरे धीरे आने लग जाती है। दूसरा यंत्र एक इलेक्ट्रिक वाला होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, जिसको हम हमारी चिन के नीचे रखकर बोलने की प्रैक्टिस पेशेंट से करवा सकते हैं और धीरे धीरे वो जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो इतनी आवाज़ अच्छे से निकाल लेता है कि आराम से वो अपने समझा सकता है कि उसको क्या चाहिए। अच्छा, और अगर अपन उपचार करवा लेते हैं सब कुछ तो उपचार के बाद क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी रोल रहता है इसमें? वो सब स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी स्टेज का है, गले में उसके गांठ थी नहीं थी, पहली स्टेज है, दूसरी है, तीसरी है, डेप्थ कितना है, ट्यूमर कितनी डेप्थ पे अंदर गया हुआ था, नर्व्स उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी कि नहीं, एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर लिम्फेटिक इन्वेजन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जब हमारी पैथोलॉजी रिपोर्ट हमें बताती है उसके आधार पर आगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या दोनों साथ में उपचार हमको देना होता है। अच्छा, तो अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अपन इतना सब कुछ रिकंस्ट्रक्शन के साथ सर्जरी करते हैं तो तकरीबन तकरीबन खर्चा कितना अंदाजन लग जाता है? अगर हम रिकंस्ट्रक्शन अगर हमें नहीं करना है और मुंह और गले की सर्जरी है तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। इसमें ऑपरेशन, दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चे निहित हैं। लेकिन अगर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होता है तो इसमें करीबन पौने 3 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन रिकंस्ट्रक्शन वो खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और अभी कोविड इरा चल रहा है तो कोविड के दौरान हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उपचार के दौरान, बाद में एवं अस्पताल आते टाइम? कोविड इरा जैसे अपन जानते हैं कि कोरोना वायरस जो उसका मेन रास्ता है जो शरीर के अंदर जाने का वो मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा वो अंदर जाता है। जो मुंह और गले के कैंसर्स होते हैं अगर वो अपना प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन करते हैं, नेज़ल क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, गले की सफाई अगर प्रॉपर करते हैं, अगर भाप कंटिन्यूसली दिन में 4-5 बार भाप लें और या गर्म पानी पिए जिससे गला साफ रहे तो उससे अपन कोविड से जो है अपन बचाव ला सकते हैं। कोविड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो कोविड के दौरान जो है उपचार में सावधानी तो बरतनी है ही साथ बरतनी में। ही है। ठीक है सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन नहीं है तो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन, तो सर आप रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सर कुछ और डिटेल में बता दीजिए सर। रिकंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आप बताया कि हाथ से हम चमड़ी लेते हैं, यहाँ से फुल थिकनेस चमड़ी लेकर साथ में उसकी नसें लेते हैं,
इस चमड़ी को जो पार्ट हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, जैसे टंग रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो उसको टंग वाले पार्ट की शेप देकर उसको हम सूचर करते हैं। कई बार इसी चमड़ी से हम लोग गाल बनाने का भी काम करते हैं। कई बार इस चमड़ी से हम ऊपर के तालू को बनाने का भी काम करते हैं। तो इस चमड़ी से अपन काफ़ी सारे डिफेक्ट्स जो हैं शरीर मुंह के अंदर वो अपन कवर अप कर सकते हैं। और जो नसें अपन यहाँ से लेते हैं जो आर्टरी और वेन कहलाती हैं, उनको हम गले की आर्टरी और वेन से जोड़ देते हैं, जिससे कि वापस उसमें सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और पेशेंट का जो वुंड है वो जल्दी भर जाता है और जल्दी रिहेबिलिटेट हो पाता है, जल्दी खाना पीना शुरू कर पाता है और जल्दी घर जा सकता है। तो तकरीबन तकरीबन कितना समय लगता है इस ऑपरेशन को मिलाकर घर जाने तक? पेशेंट को कितने दिन अस्पताल में रहना करीब पड़ता है? करीब 10-11 दिन पेशेंट को इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं, जिसमें 2 दिन पेशेंट की तैयारी में लगते हैं ऑपरेशन करने से पहले और 8 से 9 दिन ऑपरेशन के बाद का पीरियड होता है। ठीक है सर। और सर इसके अलावा जो अपन रिकंस्ट्रक्शन पार्ट करते हैं तो उसका फंक्शनल इफेक्ट तो खैर कम इसमें आता है। ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम ये चमड़ी लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई नर्व डैमेज नहीं होता। तो ऑल फिंगर्स, थंब वगैरह सारे मूवमेंट ठीक होते हैं। पाँव से कभी हम फिबुला ग्राफ्ट लेते हैं जिससे हम जॉ का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें सिंपल डिपिंग के अलावा हल्का सा जो पार्ट डिप होता है स्किन का, उसके अलावा जनरली कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं आती। सर जो अपन नया जबड़ा बनाते हैं तो क्या उसमें हम फ्यूचर में जब इलाज कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या दांत लगा के हम उसका हाँ। यूज कर सकते हैं? हाँ, इसका एडवांटेज यही है, जो फिबुलर ग्राफ्ट अपन लगाते हैं तो उसका एडवांटेज, इसकी जो थिकनेस होती है वो जॉ के थिकनेस के अपने बराबर होती है और उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही होता है। तो जब कभी अपने को अगर इम्प्लांट करना हो, डेंटल इम्प्लांट करना हो, तो अपन उसमें वो कर सकते हैं। डेंटल प्लान लगा के आगे के फ्यूचर में अपन खाना चबाने की बिल्कुल, व्यवस्था हो बिल्कुल, सकती है उसमें। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर इसके अलावा कोई ऐसा मैसेज आप जो दर्शकों को, जो यंगर एज के जो है लोगों को आप कुछ देना चाहें मैसेज, जो कि उनके लिए अच्छा रहे? मैसेज सिर्फ यही है कि ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू इनका सेवन न करें। ये शरीर के लिए बहुत घातक है और आपके शरीर के लिए नहीं, ये पूरे परिवार के लिए घातक है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो पूरा परिवार सफ़र करता है। पूरे परिवार के अंदर जितने लोग हैं वो आपके लिए परेशान होते हैं, उनका इनकम सोर्स कम हो जाता है, जो बचत होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। तो बीमार सिर्फ आप हैं, लेकिन वो आपके कारण पूरा परिवार एक तरह से बीमार हो जाता है। थैंक यू।